हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसने चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, ग्रेविटेशन सिंपली होता क्या है, इसका जो है इसका मतलब क्या होता है, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम इसमें जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि धरती है। धरती तो हम सब जानते हैं कि धरती के चारों ओर मून घूमता है, ठीक है। और धरती जो है सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सन है तो धरती जो है सन के चारों ओर घूमती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों घूमती है? तो इसका एक ये रीज़न हो सकता है कि धरती मतलब सूरज धरती को अट्रैक्ट करे और धरती मून को अट्रैक्ट करे। तो क्यों अट्रैक्ट करे? तो वो जो फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो उसमें कोई भी जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होता है उसमें ग्रेविटी होती है। मान लीजिए आप में मास है और मेरे में मास है, तो मैं भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जो फोर्स है वो बहुत कम होगा। इस कारण जो है हम मोशन को नहीं देख पाते हैं उस समय। लेकिन चूंकि धरती बहुत बड़ी, तो इस कारण उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मून पे जो है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण जो है मून में मोशन जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो ग्रेविटेशन कि हम जानते हैं कि मून जो है धरती के चारों तरफ जाता है, और जब हम कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। तो आपने बहुत फेमस कहानी सुनी ही होगी कि न्यूटन ने एक बार जो है ट्री के नीचे था तो एक उसके ऊपर एक एप्पल गिरा। तो उसने सोचा कि यार एप्पल गिरा क्यों गिरा? तो उसने सोचा कि धरती हो सकता है, मान लीजिए धरती थी और यहाँ पे सरफेस का धरती का, यहाँ पे एप्पल गिरा, एक ट्री था ये, ठीक है। यहाँ से एक एप्पल गिरा, तो क्यों गिरा? हो सकता है कि उसने सोचा कि धरती इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही थी, तो इस कारण उसने इस फोर्स को ग्रेविटी नाम दिया। दोस्तों, इसने इतना ही न्यूटन ने इतना ही नहीं किया, और एक और चीज़ किया। उसने सोचा कि मून भी धरती की इसलिए इसी फोर्स के कारण चारों तरफ घूमता है, और सूरज के चारों तरफ भी धरती इसी फोर्स के कारण घूमती है। जब हम आगे बढ़े तो दोस्तों, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का ये जो बोल बताया ही, लेकिन उसे मेजर करने का मतलब ग्रेविटेशन का जो फोर्स मेजर करने का जो तरीका है, एक उसका मैग्नीट्यूड, वो भी हमें बताया, और वो है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही दोस्तों फेमस आप कह सकते हैं। दोस्तों, इसका आप ये कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। देखिए, हर ऑब्जेक्ट इन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, which with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब ये जो पैराग्राफ है ये आप आसानी से ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये मतलब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब जिसमें मास एक फोर्स से, जिस प्रोडक्ट जो फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट तो प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब जितना उनका प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट ज़्यादा हो उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ही ज़्यादा उनका डिस्टेंस का स्क्वायर ज़्यादा हो, मतलब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए इसका डिस्टेंस d है, मान लीजिए और बहुत ज़्यादा बढ़े, उसका स्क्वायर जितना बढ़ा उतना ही उनका फोर्स जो है घट जाए। तो इसी से हमने एक फॉर्मूला निकाला जो कि है ये, और ये कैसे निकला ये भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द, यहाँ से हम देख सकते हैं, एक मिनट देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब यहाँ पे एफ, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिखाना भूल गया दोस्तों, आप समझिए यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन है, ठीक है। एंड द फोर्स बिटवीन, एक और है ये, इसे एक इक्वेशन माने हम, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से मैथ में मानते हैं यहाँ पे, तो एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ भी इनवर्स, यहाँ पे मतलब जैसे कि हम कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मान लीजिए एक क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी के, ए जो है बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, हम उसका रेसिप्रोकल कहते थे। तो यहाँ पे वही क्या है, एफ जो कि डी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। फिर हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, एंड जब हम दोनों इक्वेशन कंबाइन कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको डेराइव करने आ सकता है एग्जाम में, बट ये वाला जो है जो इसका स्टेटमेंट है वो तो बहुत बार आता है। यहाँ पे फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है। अब ये सोचिए कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए एफ जो है m1 m2 के प्रोपोर्शनल है, और 1/d स्क्वायर के डायरेक्टली उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अगर आप देखिए यानी f जो है m1 m2/d स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे 1 ऊपर था तो ऐसे हो जाएगा n/d स्क्वायर।
तो हम जानते कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होता है और उससे हमारे इक्वेशन में बदलना है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, और इसका जो है जी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। और चूँकि अब हम जी का यूनिट भी पता कर सकते हैं, जी का जो यूनिट होता है वो दोस्तों यहाँ पे आगे दिया होगा, जी का यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम उसका जी का यूनिट जो है पता कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे जी का जो वैल्यू है वो कैवेंडिश मेथड से पता चला था, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है जी मतलब ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसका जो है काम है 6.673 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर के। और एक एक्सपेरिमेंट से दोस्तों कैवेंडिश ने पता किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने हेनरी कैवेंडिश, तब उन्हें जो है पता चला था। आप चाहे तो ये वाला भी पढ़ सकते हैं, न्यूटन कैसे उन्होंने इन्वर्स स्क्वायर मतलब कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर था ना, वो कैसे गैस किया था वो इसमें बताया गया। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे वीडियो में आपको और ग्रेविटेशन के आगे आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ ये वाला बताऊंगा, एंड फिर फ्री फॉल, और उसके आगे जो है हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक के लिए यहीं पर रुकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।